आदाब, नमस्कार। एडवर्टाइजिंग की अपनी ज़िंदगी के शुरू के वाक़यात को याद करते हुए मैं एक बार फिर लौट आया हूँ। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स का ऑफिस बम्बई, उस समय बम्बई ही था कि कुलाबा के इलाके में जिस बिल्डिंग में था उसका नाम था यूकेरिस्टिक कांग्रेस बिल्डिंग नंबर 4। उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक और एजेंसी का दफ्तर था जिसका नाम था एड प्लान मतलब एडवर्टाइजिंग प्लानिंग का शॉर्ट फॉर्म जो था एड प्लान। एंड ऑजी डिसूजा एजेंसी के मालिक भी थे और बड़े अच्छे इंसान भी थे। मार्केटिंग के अलावा मीडिया प्लानिंग पर उनकी जो पकड़ थी उसे शायद ही कोई और उस तक शायद ही कोई और पहुंच पाएगा। उन्होंने ही मुझे दोस्ती में मशहूर मीडिया प्लानर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर मीडिया प्लानर जेम्स एडम से मेरा तारुफ कराया। उनकी किताब मीडिया प्लानिंग मुझे पढ़ने के लिए भी दी, जो उस वक्त तो बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ बरसों बाद वो किताब मैंने स्टैंड बुक स्टॉल से ख़रीदी थी और जब तक अंग्रेज़ी ठीक हो गई थी तब उसको पढ़कर मीडिया प्लानिंग के सारे गुरु मंत्र इस तरह दिमाग में बैठ गए कि अब आधी रात में भी कोई मुझे नींद में उठाकर पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि पहले स्टेज में क्या करना है, 7 स्टेप्स अगर फॉलो किए जाएं मीडिया प्लानिंग के तो गलती होने की उम्मीद, गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। ऑजी डिसूजा साहब उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजिंग हैंडल किया करते थे और जनाब आलूवालिया साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडवर्टाइजिंग मैनेजर थे। उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजिंग मैनेजर होना बहुत बड़ी बात थी। उनसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेने होते थे। जिनकी मुलाकात हो जाती थी वो बड़े खुशनसीब समझे जाते थे। खैर, उसी एजेंसी में एक और सज्जन काम किया करते थे जिनसे मेरी दोस्ती वहाँ पर हुई, जिनका नाम है दिलीप भंडारी। दिलीप के साथ मेरी दोस्ती तकरीबन 47-48 साल पुरानी है। हम लोग तब भी दोस्त थे, हम लोग अब भी दोस्त हैं, उतने ही अच्छे दोस्त हैं।
कि एक दूसरे के लिए अगर काम आ सकें, एक दूसरे के अगर हम काम आ सकें तो हम अपने आप को खुश नसीब समझें। दिलीप, मैं कैसे बयान करूं कि वो मेरे लिए क्या हैसियत रखते हैं। अब वापस 10वें मंजिल पर चलते हैं, हमारे उस बिल्डिंग के जहां मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का दफ्तर था। मैं नया नया था, उर्दू मीडियम से पढ़कर आया था, मुझे नहीं मालूम था सब कुछ क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कैसे होता है, क्या करना होता है, कैसे समझना होता है। हमें तो लगता था कि भाई एक आपने नारा लिख दिया, एक तस्वीर लगा दी तो एडवर्टाइजिंग हो गई। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में रहते हुए मेरा तारुफ मार्केटिंग के 4P से हुआ, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ बंटी पीर भाई का, कि बंटी ही थे जो इन सब चीज़ों को लेकर मुझसे बातें करते रहते थे। तो उन्होंने समझाया था कि भाई मार्केटिंग में 4Ps होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा जैसा कंज्यूमर को चाहिए, तो आप चाहे जितनी एडवर्टाइजिंग कर लीजिए वो नहीं बिकेगा। उसके बाद प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट और प्रमोशन, ये 4Ps हैं। तो पहले P में ये प्रोडक्ट हुआ करता है कि अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर के किसी काम का नहीं होगा तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लें आप उसे नहीं बेच पाएंगे। दूसरा, अगर उस प्रोडक्ट की कीमत सही नहीं होगी, यानी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे कीमत सही खरी नहीं उतरेगी, तब भी उस प्रोडक्ट को बेच पाना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा, प्लेसमेंट कि आपने अपना माल कहाँ बेचने का तय किया है। माल ऐसी जगह बेचना चाहिए या वो चैनल इस्तेमाल करने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के, जिससे प्रोडक्ट कंज्यूमर को बड़ी आसानी से मिल सके। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कंज्यूमर के किसी काम का है, उसके दाम सही हैं और वो आसानी से मिल जाता है उसको, तो आप उसको बिना खास मुश्किल के बेच पाएंगे। चौथा P जो है वो प्रमोशन है। प्रमोशन यानी वही एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है वो मैं आगे समझाऊंगा आपको, क्योंकि फ़िलहाल वो सब्जेक्ट नहीं है मेरा आज। तो जब तक ये 4P सही नहीं बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर, तब तक एडवर्टाइजिंग का कामयाब होना तकरीबन नामुमकिन है। उन दिनों हम लोग, क्योंकि बंटी TT कृष्णाचारी ग्रुप हैंडल किया करते थे, और उस वक्त एक नया ब्लेड वो लॉन्च कर रहे थे। उन दिनों रेजर ब्लेड हुआ करते थे। ये जो जिलेट किस्म के ब्लेड हैं, उनका उस वक्त कोई रिवाज नहीं था। स्टेनलेस स्टील के ब्लेड हुआ करते थे, जिनको रेजर में रखकर
उसको टाइट करके दाढ़ी बनाई जाती थी। जो हायर प्राइस में ब्लेड मुझे फिलहाल याद आ रहा है स्टेनलेस स्टील ब्लेड वाला, वो था 7 o'clock, ब्रांड नेम था 7 o'clock। और शायद यही सोच कर रखा गया हो कि लोग आमतौर पर दाढ़ी सुबह दफ्तर जाने से पहले बनाते हैं और दाढ़ी बनाने का समय तकरीबन 7 बजे का होता होगा। और उसी ग्रुप में अगर महंगे हिस्से में 7 o'clock था तो सबसे सस्ते वाले खाने में भारत ब्लेड हुआ करता था, जो सबसे कम दाम था। अब भारत ब्लेड के साथ बहुत सारे लतीफ़े जुड़े हुए हैं, खैर उनको इस वक्त हम यहाँ नहीं बात करेंगे, हम नहीं सुनाएंगे उनके बारे में कुछ भी। तो भारत ब्लेड सबसे कम कीमत वाला ब्लेड हुआ करता था। 7 o'clock के अलावा और भी ब्रांड थे जो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं। एंसर उस ब्लेड का नाम था, उसे लॉन्च करना था। और ये प्लान बंटी ने बनाया था, क्योंकि बंटी मार्केटिंग को घोल कर पी गए थे लगभग। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो एडवर्टाइजिंग से पहले मार्केटिंग की कुछ स्कीम्स सॉर्ट आउट कर लेनी होती हैं। तो एंसर ब्लेड के लिए 3 स्कीम्स प्लान की गई थी, जिनमें से 2 रिटेलर्स के लिए थी, खुदरा व्यापारियों के लिए, और 1 कंज्यूमर के लिए। खुदरा व्यापारियों के लिए स्कीम्स क्यों लॉन्च की जाती हैं, उसकी वजह मैं आपको बताता चलूं कि आज जो रिटेलर होते हैं उनके पास जो शेल्फ स्पेस होता है वो लिमिटेड, सीमित हुआ करता है। और उन्हें मालूम होता है कि मैं लगभग महीने में इतने ब्लेड बेच सकता हूँ। तो अगर उसे कोई नया ब्लेड अपनी दुकान में रखना है तो उसको आपको कुछ कारण देना होता है, क्यों रखे वो आपका ब्लेड अपनी दुकान में और क्यों बेचे। माना आप कह रहे होंगे कि कभी हम कमीशन ज़्यादा देंगे, वो अकेले वो चीज़ काफ़ी नहीं होती है। हमारे भारत में आमतौर पर मार्केटिंग का मतलब सेल्स मान लिया जाता है। सेल्स मार्केटिंग का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मार्केटिंग सेल से बहुत बड़ी चीज़, एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत होती है कि आप क्या क्या करेंगे। खैर उसके बाद तो फिर हम लोगों ने एक लंबी सी लिस्ट बना ली थी जिसमें कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पर है, तो आपको रिटेलर्स के साथ और कंज्यूमर के साथ किस तरह की स्कीम आपको फ़ायदा दे सकती हैं, वो किस्सा फिर कभी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि 2 स्कीम जो खुदरा व्यापारियों के लिए थी, क्योंकि हम लोग बम्बई में थे इसलिए बम्बई का एग्जीक्यूशन में मुझे सौंपा गया। बंटी को मुझ पर काफ़ी भरोसा था। एक स्कीम ये थी कि सारे खुदरा व्यापारियों को, रिटेलर्स को, ये उसके बाद हुआ जब टीटीके की टीम ने ब्लेड प्लेस करवा दिए खुदरा व्यापारियों के पास। अब उसको वहाँ से निकलना था और कंज्यूमर्स के तक पहुँचना था। तो एक स्कीम तो ये थी कि भाई आप
एंसा ब्लेड के प्रमोशनल मटेरियल के साथ अपनी दुकान यूं डेकोर करेंगे, यूं सजाएंगे कि एंसा ब्लेड का नाम अच्छी तरह से कंज्यूमर को दिखाई दे, और जिसका डिस्प्ले सबसे अच्छा होगा उसको इनाम में पहला इनाम एक गाड़ी दी जाएगी, या जो ऐसा, और दूसरा इनाम, अब मुझे इनाम याद नहीं है, बट पहले 3 इनाम महंगे थे, उसके बाद 100 के करीब कंसोलेशन प्राइजेस थे, जो बहुत ज़्यादा कीमत के तो नहीं थे, लेकिन एक रिटेलर मीट हुआ करती है जहाँ, जिसमें आप 5 स्टार होटल में उनको बुलाते हैं, सब रिटेलर्स को, उनको एंटरटेन करते हैं और उनको इनाम देते हैं आप। उसके लिए एक पैनल ऑफ जजेस अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो चल रहा था। इसके अलावा एक और स्कीम जो हमने लॉन्च की थी, जो बहुत कम लोग जानते होंगे, वही जो मार्केटिंग में हैं और बहुत गहरे उतरे हुए मार्केटिंग में, उन्हें शायद मालूम हो, आम लोगों को शायद ना मालूम हो कि स्कीम है, इसका नाम है मिस्ट्री शॉपर स्कीम। उसमें होता यह है कि आप सारे रिटेलर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि 1 मार्च से 31 मार्च तक ये स्कीम चलती रहेगी, और इस दौरान हमारा कोई आदमी आपके यहाँ आ सकता है और आकर आम खरीदार की तरह आपसे कुछ और चीज़ें खरीदने के बाद आपसे कोई ब्लेड मांग सकता है। अगर आप एक कोशिश करें उस खरीदार को ये समझाने की कि भाई ये नया ब्लेड है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से आपको आराम होगा, आपका शेव अच्छा बनेगा, क्लोज शेव होगा, गालों पे बाल कम रह जाएंगे, वगैरह वगैरह। अगर वो ख़रीदार हमारा मिस्ट्री शॉपर हुआ और आपने उसको हमारा ब्लेड बेचने की कोशिश की, तो आपको वहीं खड़े खड़े वो बंदा तुरंत 100 रुपये का, उन दिनों 100 रुपये बहुत हुआ करते थे, कैश प्राइस देगा। अगर नहीं हुई, कोशिश हुई उस रिटेलर की तरफ से बेचने की, तो उसे ये कह के हम लोग फिर आगे बढ़ जाते थे कि भाई ये स्कीम अभी भी जारी है और कोई आदमी आ सकता है, उसको अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तो अभी भी आपके पास मौका है वो 100 रुपये कमाने का। 100 रुपये बहुत होते थे उस वक्त, और किसी रिटेलर के लिए यकमुश्त 100 रुपये कमा लेना बहुत बड़ी बात थी। जैसे आज के 10,000 रुपये मान लीजिए आप। ये स्कीम चल रही थी और मैं ही पहले बम्बई का जो वेस्टर्न आर्टरी है उसको पूरा करने के बाद ईस्टर्न आर्टरी पूरा कर रहा था। कई बार ऐसा होता था कि जब मैं अपने आप को रिवील करता था और वो रिटेलर जब नहीं बेचता था ब्लेड को और मुझे कहना पड़ता था कि भाई मैं मिस्ट्री शॉपर हूँ, तो वो गुस्सा भी हो जाते थे, गाली गलौच पे भी उतर आते थे। तो उन्हें बहुत प्यार से समझाना पड़ता था आपको कि भाई ये स्कीम अभी भी जारी है, कोई आएगा। तो ये 2 स्कीम हम लोग चलाते रहे रिटेलर्स के लिए, और एक स्कीम थी जो कंज्यूमर के लिए थी, जिसमें एक क्रॉसवर्ड बनाया गया था। और बड़ा आसान सा क्रॉसवर्ड था वो,
कि यहाँ से ऐसे करेंगे तो अपेंसर होगा, यहाँ से करेंगे तो ब्लेड होगा, यहाँ से करेंगे ऐसा होगा। और यह अखबारों में छप गया था, या यूं कहूँ कि छपना था, और वहाँ भी पहला इनाम बड़ा, मतलब कीमत में बड़ा हुआ करता था। अब हमारे यहाँ बहुत से कानून हैं जो एडवर्टाइजिंग को गवर्न करते हैं। तो प्राइज एंड लॉटरी, प्राइज एंड कंपटीशन एक्ट के अंडर ये आता है, जिसमें आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जहां वो गेम ऑफ चांस होकर रह जाए। तो इसलिए आपको आसान सवाल पूछने के साथ साथ कुछ दिमाग का इस्तेमाल भी लगाने के लिए जोड़ना होता है उसमें, जो आमतौर पर कहते हैं कि भाई आप इस स्लोगन को पूरा कीजिए कि मुझे एंसर ब्लेड पसंद है क्योंकि, अब क्योंकि के आगे आप, और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा वो पहले इनाम का हकदार होगा। ये सारी चीज़ें इस पर काम करते हुए मुझे मालूम हुई कि ऐसे इश्तिहार आप उस वक्त तक रिलीज़ नहीं कर सकते हैं जब तक आपने प्राइज एंड कंपटीशन एक्ट के तहत अपना इश्तिहार अथॉरिटीज़ को दिखाकर उनसे इजाज़त ना ले ली हो रिटर्न में। जो आर्टवर्क है आपका, उस पर मोहर लगनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट से भी आपको अप्रूवल लेनी है उनकी, और जो भी अफसर है उसके दस्तखत भी होने चाहिए उस पर, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा काम आई, क्योंकि मैंने बहुत से दोस्तों को देखा जो बिना सोचे समझे नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट एक दूसरा एक्ट है जिसमें आप हमारी जो सरकारी मोहर है, जो सरकारी चिन्ह है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चेहरा है, या कुछ जो नेशनल लीडर माने गए हैं उनके चेहरे वगैरह वगैरह इश्तिहारों में इस्तेमाल करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। मैंने एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स के दफ्तर में बैठे हुए अपने दोस्तों को उनके पास आते देखा और उन्हें ये कहते सुना, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास आमतौर पे ये चीज़ होती है कि लोग इश्तिहार बना के ले आते हैं, जिसमें जैसे महात्मा गांधी की तस्वीर है जिन्हें नेशनल लीडर माना गया है, शिवाजी हैं जिन्हें नेशनल लीडर माना गया है, जवाहरलाल नेहरू जिन्हें नेशनल लीडर माना गया है। मैं उस वक्त के लिए बता रहा हूँ आपको। या फिर जो इस वक्त हमारे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनका चेहरा दिखाया गया है। तो मैंने एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स को अपने दोस्तों से कहते हुए सुना है कि भाई मैं 11 बार अरेस्ट हो चुका हूँ, मुझे 12वीं बार अरेस्ट होने का कोई शौक नहीं है। तो ये सबक जो मैंने सीखा मार्केटिंग में,
मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स में कि सारे इश्तिहार इस मुल्क के कानून के मुताबिक होने चाहिए। उसके लिए मैं सारी उम्र मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स का एहसानमंद रहूँगा, आभारी रहूँगा। मार्केटिंग में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे आप ये तय कर पाते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जो मार्केट शेयर्स हैं उन्हें बचाए रखूँ, या मेरी कोशिश ये है कि मेरे मार्केट शेयर 2, 3, 4% बढ़ जाएं, 2, 3, 4%, डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी यू आर टॉकिंग अबाउट। बहुत बहुत होते हैं। तो मेरा ख्याल है इतनी बेसर पैर की बात करने के बाद कि बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा सा दिमाग, एक तो बुढ़ापा, दूसरा लॉकडाउन, कुछ हद तक पागल बना रहा है। मुझे रह रह कर एक गज़ल, एक शेर याद आता है कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो ये बेसर पैर की बातें अगर ढंग की न लगी हों तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कल कोशिश करूँगा कि अपने दिमाग को सही रखूँ, नोट्स बनाकर लाऊं। ये आदत मैंने कैसे छोड़ दी मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे सिखाया गया था कि अपनी याददाश्त पर कभी भरोसा मत करो, और आज वो गलती की मैंने। चलिए कल फिर मिलते हैं।